सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कोरोना वायरस के हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। कोरोना वायरस के ख़तरात हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के केसेस की शरह में तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। एदाद शुमार की अगर मैं बात करूँ तो मुल्क में इस वायरस से मुतासर अफराद की जो मजमूई तादाद है वो 4,06,000 से ज़ायद है, जिसमें से 3,46,000 से ज़ायद सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 8,205 मरीज़ों का इंतकाल हुआ है। कोरोना वायरस के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के मज़ीद 3,499 नए केसेस की तस्दीक हुई है, जबकि 39 अफराद वायरस के बाइस लुक्मा अजल भी बने हैं। अच्छा खुशआइंद बात यहाँ ये है कि 1,586 मरीज़ सेहतयाब भी हो गए हैं, जिसके बाद जो फ़ाल केसेस है उसकी जो मजमूई तादाद है वो 51,654 तक जा पहुंची है। अच्छा नाज़रीन, सूबा सिंध जो इस वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर है, वहाँ 24 घंटों में मज़ीद 1,983 केसेस का इजाफा हुआ है और जो मजमूई तादाद है वो 1,77,625 तक पहुँच गई है। सुबह पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटे की अगर मैं बात करूं तो कोरोना के 727 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद यहाँ मुतासरीन की जो तादाद है वो 1,21,083 हो गई है। अगर मैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बारे में आपको बताऊं कि वहाँ पे गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कितने केसेस आए, वहाँ पे मज़ीद 218 अफराद को वबा ने मुतासर किया, जिसके बाद जो मजमूई मुतासरीन की तादाद है वो 47,919 है। सूबा बलूचिस्तान के बारे में अपडेट करूं तो वहाँ पे गुज़िश्ता 24 घंटों में 53 केसेस सामने आए हैं और जो मजमूई केसेस की तादाद है वो 17,268 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में बलूचिस्तान में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ और अमवात 169 पर बरकरार रही हैं। आज़ाद कश्मीर में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ कोरोना के 85 केसेस सामने आने की तस्दीक हुई है, जिसके बाद वादी में मुतासरीन की जो तादाद है वो 7,067 हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान में वबा के 16 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद यहाँ मुतासर अफराद की तादाद 4,683 हो गई है। ये तमाम जो अदाद शुमार हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए नाजरीन, ये बता रहे हैं कि हमें एक बार फिर सख्त आजमाइश से गुजरना होगा, बल्कि सख्त आजमाइश हमें दरपेश है। हम गुजर रहे हैं बाहिसियत कौम, ये एक मुश्किल मरहला है जिससे हम गुजर रहे हैं और हमें मुत्तहिद होना होगा। इससे गुजरने के लिए मुत्तहिद होना होगा। हमें एक बार फिर अकल से, दानिशमंदी से और एहतियात से हमें इस वक्त को गुजारना होगा। एहतियात का दामन हमें थामना होगा। हमें फिर आप कह लें कि वही हिकमत अमली अपनाना होगी जो कोरोना वायरस की, आपको याद होगा कि जब पहली लहर आई थी तब हमने अपनाई थी। हर शहरी को अपने तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। इनफरादी तौर पर हर शहरी को एहतियात करना होगी, यानी जो माशरती मेल जोल है उसमें फ़ासलों का ख्याल रखिए। अवामी मकामात पर जाने के लिए आप मास्क का इस्तेमाल लाजिम करें, बल्कि दूसरों को भी बताएं कि मास्क पहनना है। हाथ धोने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और हाथ मिलाने से जो रवैया हमने पहली लहर में अपनाया था उसे प्लीज़ दोबारा अपना लीजिए। अब इन्हीं जो एहतियाती तदाबीर हैं इनको अपनाने के लिए हुकूमत ने आइंदा हफ्ते को खुसूसी तौर पर मनाने का फ़ैसला भी किया है। डॉक्टर फैसल का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। देखिए, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और हम कह सकते हैं कि हुकूमती फ़ैसलों और पॉलिसीज़ को दुनिया भर में सराहा भी जा रहा है। कोरोना वायरस की पहली लहर में हुकूमत की जो दुरुस्त पॉलिसी कह लें, इक़दामात कह लें, जिसके बायस पाकिस्तान को बाकी ममालिक की निस्बत हमने देखा कि कोरोना वायरस से कम जानी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मुल्क में लॉकडाउन और इसके बाद जो मामूलात की बहाली है उससे कोरोना वायरस के खिलाफ एक मौसर हिकमत अमली साबित हुई, जबकि मुल्क भर में जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे स्पेशल जो कोरोना के लिए वार्ड्स के क़याम और फील्ड अस्पतालों की सूरत में कोरोना वायरस का शिकार अफराद का बर वक्त इलाज भी मुमकिन बनाया गया है। अब हुकूमत कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है इसमें भी हमें पूरी तरह तैयार दिखाई दे रही है, मुतहरिक दिखाई दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और उनकी काबीना के जो अरकान हैं वो मुश्किल किस घड़ी में अपने अमल के ज़रिए कौम को उम्मीद और तसल्ली दे रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का भी मुतहरिक किरदार नज़र आ रहा है। अब इसी सिलसिले के तहत ऐवान सदर में चारों सूबों के गवर्नर्स और उलमा कराम का अहम इजलास भी हुआ। इजलास में जो गवर्नर्स हैं और उलमा कराम की बड़ी तादाद वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में शरीक भी हुई
और इजलास में उलमा कराम ने SOPs पर अमल दरामद के अज़म का इयादा भी किया और इजलास के बाद सदर ममलिकत ने जुमे को यौम दुआ के तौर पर मनाने का ऐलान भी किया है। ज़रा क्लिप चलाइएगा सदर ममलिकत का। अच्छा, कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ इस जद्दोजहद में हमारा जो वाहिद हथियार है वो एहतियात ही है। एहतियात यानी एहतियात का दामन फिर से थामना होगा। हमें गैर ज़रूरी मुलाकातों, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स और जो दीगर अवामी मकामात है वहाँ जाने से गुरेज करना होगा। इस वायरस से हमें अपनी भी जानों को महफूज रखना है और हमें बाकी जो तमाम लोग हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हमने अपनी जान का भी ख्याल रखना है और हमने बल्कि जो दूसरे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द उनकी जान का भी ख्याल रखना है। यानी ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से दूसरों को भी हमने इस वायरस से महफूज रखना है और तरीका एक ही है, एहतियात कीजिए, मास्क पहनिए, हाथों को बार बार धोइए, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा मेल जोल से परहेज़ कीजिए, गैर ज़रूरी आप बाहर ना जाएं, जहां बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ जाएं। आप नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, जॉब के लिए बाहर जाते हैं, आप वहाँ जाएं। उसके अलावा आप शॉपिंग मॉल्स में ना जाएं, आप बिला वजह तफरी मकामात पर ना जाएं। आप अपनी सेहत को, दूसरों की सेहत को मेरे ख्याल से तरजीह दे दें इस टाइम पे तो बहुत बेहतर होगा। शॉपिंग बाद में भी हो जाएगी, खाबे आप बाद में भी खा लेंगे, लेकिन जान जो है वो आपको बार बार ज़िंदगी नहीं मिलेगी। सेहत है, जान है तो जहान है। प्लीज़ ज़रा गौर कीजिए, ये जो दूसरी लहर है ये ज़्यादा ख़तरनाक है। बार बार आपको डॉक्टर्स भी आगाह कर रहे हैं और हुकूमत भी आपको बार बार आगाह कर रही है। तमाम जो एंकर्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो फील्ड से रिपोर्टिंग करते हैं, सब आपको बार बार यही कह रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर का दामन ना छोड़िएगा। और मुल्क में जो कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान हमने देखा कि लॉकडाउन, उससे मुल्क की जो मईशत है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था और बहुत से लोग सरापा एहतजाज भी थे इस बात पे कि जी मईशत को नुकसान पहुंच रहा है और जिनका कारोबार बंद हो रहा था उनको बहुत ज़्यादा यकीनी तौर पे परेशानी थी। जिनके घरों के चूल्हे ठंडे होंगे उनको परेशानी होगी और जो दिहाड़ीदार मजदूर है, आप सोचिए कि ऐसा तबका हमारे मुल्क में है जिनको यकीनी तौर पर नुकसान होगा अगर लॉकडाउन की तरफ जाएँ। लेकिन जो मुल्क की जो माशी शरह नमू है वो भी मनफी है और जो GDP है उसमें भी बड़ी कमी देखने में आई है। एक्सपोर्ट बुरी तरह से देखा कि मुतासर हुई थी और जो मुल्की कर्जे हैं रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुके। अब पाकिस्तान इस वक्त IMF के साथ प्रोग्राम में मुंसलिक भी, आपको पता है, जबकि जो वर्ल्ड बैंक है और एशियाई तरक्याती बैंक है, इस समय तो दीगर मालियाती इदारे हैं, उनसे इमदाद भी हासिल हुई है। लेकिन मईशत को सहारा देने के लिए ये सब इकदाम नाकाफ़ी साबित हुए हैं। हुकूमत मईशत का पहिया रवा रखने के लिए मज़ीद बैरूनी कर्ज़ों के हसूल की ख्वाहिशमंद है। अब दूसरी जानिब अगर हम देखें तो कर्ज़ों के मौखिर होने और जो रीशेड्यूलिंग है उससे बैरूनी अदायगियों में कुछ रिलीफ हासिल हो सकता है और मौजूदा सिचुएशन, मौजूदा जो सूरत हाल है, इसमें मईशत का पहिया रवा रखना नागुज़ीर है और मुल्क दोबारा वो जो लॉकडाउन की बात लोग करते हैं बहुत, उसका मुतहम्मिल यकीन जानिए नहीं हो सकता। हमागिर लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, जिसका अंदाज़ा हुकूमत को भी है, बाखूबी है। और शायद यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने सनतों में लॉकडाउन को बाकायदा नामुमकिन करार दे दिया कि हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। देखिए ज़रा खान साहब क्या कहते हैं। पाकिस्तान का मुआशी हब समझा जाने वाला कराची दूसरी लहर में इस वक्त आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका बन चुका है, जहाँ मुस्बत केसेस की जो शरह है वो 20% से ज़ायद हो चुकी है। कराची के जो ज़्यादा मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे पहले से ही लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज है, जबकि सूरत हाल की जो संगीनी है इसके पेश नज़र ज़िला बस्ती के जो मज़ीद इलाके हैं वहाँ पे भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर के हुक्मनामे के मुताबिक मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन 16 दिसंबर तक जारी रहेगा और DC सेंट्रल का कहना है कि गुलबर्ग और नॉर्थ नाज़माबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन है। लियाकताबाद और नॉर्थ कराची के भी मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है। अब स्मार्ट लॉकडाउन वाले जो इलाके हैं नाजरीन, वहाँ पे SOPs पर सख्ती से अमल कराया जाएगा और मुतासरा इलाकों में सिर्फ किराना, फार्मेसी और जो ज़रूरी अशिया के स्टोर्स हैं वो खुलेंगे। हैदराबाद की अगर बात करूँ तो हैदराबाद में भी सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाले, अगर हम कहें कि शहरों में हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, हैदराबाद बहुत ज़्यादा मुतासर होने वाले शहरों में शामिल है। और जो सिंध के शहरी इलाके हैं वहाँ पे कोरोना वायरस इस वक्त बहुत तेज़ी से फैलता हुआ बाकायदा महसूस हो रहा है। इस वक्त सिंध हुकूमत पर हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी, बल्कि बड़ी भारी ज़िम्मेदारी आ पड़ी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो ख़ुद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल जरदारी भी कोरोना वायरस से मुतासर होने की वजह से अब भी आइसोलेशन में है। अब सिंध की हुकूमत को इस मामले पर फिर से वही इक़दामात उठाना होंगे
जो कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान उठाए गए थे, यानी वही दोबारा इकदाम उठाना होंगे जो पहली लहर के दौरान उठाए गए थे, सख्त इकदाम। सिंध हुकूमत ने वफाक और जो दीगर सूबे हैं उनके खिलाफ जाते हुए सबसे पहले लॉकडाउन किया। कराची में वायरस को कंट्रोल करने के लिए सिंध हुकूमत ने काबिल तारीफ इकदाम किए, बिल्कुल। और कराची में कोरोना वायरस को कंट्रोल करना मेरे ख्याल से शायद किसी चैलेंज से कम नहीं था। चैलेंज था बहुत बड़ा। सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर, सोचिए ज़रा, जहाँ लोगों को बुनियादी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं वो तक मैसर ना हो, वहाँ कोरोना SOPs पर अमल करवाना और लॉकडाउन के दौरान लोगों को बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी भी बरकरार रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये बहुत बड़ी कामयाबी था, जिसका सेहरा नो डाउट पीपल्स पार्टी की मौजूदा जो सिंध हुकूमत है उसको जाता है। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अच्छा नाज़रीन, कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है इससे मुतालिक ज़रा बात कर लेते हैं। वहाँ भी इस वैक्सीन से मुतालिक भी दुनिया में हमने देखा कि अहम पेशरफ सामने आई है। पाकिस्तान भी ये कोरोना वायरस के हवाले से एडवांस जो ऑर्डर्स हैं वो बुक कराने के लिए कोशिशों में मसरूफ़ है। इस हवाले से हुकूमत की क्या सोच है या हुकूमत की क्या हिकमत अमली है, क्या स्ट्रैटेजी है, वो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सेहत डॉक्टर फैसल ने बरतानवी नशरियाती इदारों को इंटरव्यू में वाज़े कर दिया है। और इस हवाले से टीम आपके पास क्लिप होगा डॉक्टर फैसल का, ज़रा चलाइएगा। ये सुना आपने। अब एक जानिब नाज़रीन ज़रा सुनिएगा, अब एक जानिब हुकूमत ने कोरोना वायरस से बचाव की जो वैक्सीन है इसकी ख़रीदारी से मुताल्लिक अपनी आप कह लें कि तरजीहात को वाज़े कर दिए, क्लियर कर दिए। अब दूसरी जानिब मुल्क में टेस्टिंग का जो निज़ाम है उसको भी बेहतर से बेहतरीन किया जा रहा है। पूरी कोशिश की जा रही कि बेहतर से बेहतरीन हो जाए। WHO की जो सिफारिशात हैं उन पर मबनी कोरोना से मुताल्लिक कौमी पॉलिसी जो है वो तैयार कर ली गई है। और पॉलिसी क्या बताती है? पॉलिसी के तहत मुल्क भर में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग शुरू करने का बाकायदा फैसला कर लिया गया है और तरीक़ाकार के तहत जल्द अज जल्द और मौसर तरीके से कोरोना की तशख़ीस मुमकिन हो सकेगी। ये जो मुत्तफ़िका पॉलिसी की तैयारी के लिए तमाम सूबों से मुशावरत भी की गई, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब इस तरीक़ाकार के तहत बैनुल-अक़वामी जो मयार है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक कोरोना की टेस्टिंग की जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब पहले मरहले में क्या होगा? पहले मरहले में जो तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स हैं ना और जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ पे टेस्टिंग की जाएगी। वहाँ पे ये जो एंटीजन टेस्टिंग है वो की जाएगी और उसके बाद विफाक और सूबे मिलकर इस टेस्टिंग के हवाले से मज़ीद तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल करेंगे। अब मुल्क में आप देख रहे हैं कि जहाँ कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है उसके पेश नज़र हुकूमत ने अपनी जो पॉलिसी है और जो तरजीहात हैं उसको खुल के वाजे कर दिए, क्लियर कर दिए। वहीं पर अब मेरे ख्याल से ज़रूरत इस अमर की भी है कि हम बाहैसियत एक कौम, एक पढ़ी लिखी कौम, बाशऊर कौम, हम हर फ़र्द पर हुकूमत की जो नाफिज करदा पॉलिसीज़ हैं उस पर हमें सख्ती से अमल दरामद भी करना है। यानी इंडिविजुअली आप सबका किरदार होना चाहिए, आप सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। इंडिविजुअली आप क्या कर सकते हैं, आपका इसमें क्या किरदार हो सकता है, आप सबको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस किरदार को पहले तो समझना है। एहसास होगा, आप समझेंगे, आप इस संजीदगी को देखें, सूरत हाल को देखें कि सूरत हाल क्या है और ये जो कोरोना की दूसरी लहर है किस हद तक ख़तरनाक है, इससे कैसे बचना है। फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका मुजाहरा कीजिए, अमली तौर पर मुजाहरा कीजिए। ज़बानी कलामी बातें ना करें, ज़बानी जमा खर्च ना हो, बल्कि दूसरों को भी समझाइए, प्रैक्टिकली समझाइए कि किस तरह हमने इस मुश्किल घड़ी से मिलकर मुत्तहिद होकर बाहर निकलना है। और हम इस बात को यकीनी बनाएं कि हम कोरोना के फैलाव का कहीं ज़रिया तो नहीं बन रहे। यानी आप सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सब मास्क का इस्तेमाल करेंगे बाहर जाते हुए तो आपको ये होगा कि मैंने मास्क पहना हुआ है, मैं भी महफूज हूँ और मुझसे भी कोई महफूज है। फिर आप बार बार अपने हाथों को साफ़ कीजिए, जब आपको मौका मिले अपने हाथों को साफ़ कीजिए। अगर आपके पास साबुन नहीं है, पानी नहीं, आप अपने पास सैनिटाइज़र की छोटी बॉटल्स रख सकते हैं कि सैनिटाइज़र्स का बार बार इस्तेमाल कीजिए, अपने हाथों को सैनिटाइज़ कीजिए, हाथ मिलाने से गुरेज़ कीजिए, बिला वजह बाहर जाने से गुरेज़ कीजिए, बिला वजह बाहर लोगों से मिलने से गुरेज़ कीजिए, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में बिला वजह जाने से गुरेज़ कीजिए। कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम टाइम आप घर में गुजारें, कोशिश कीजिए कि बार बार अपने हाथों को साफ़ कीजिए और मास्क का इस्तेमाल, मैं बार बार आपको बता रही कि मास्क का इस्तेमाल और अपने हाथों को साफ़ रखिए। ये पहली एहतियाती तदाबीर है जिससे हम किसी हद तक इस वायरस से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। हम अगर ये भी सोचें कि खुदा ना ख्वास्ता हमारी वजह से ये वायरस अगर फैल गया तो हम किसी की मौत की वजह बन सकते हैं। हम किसी की मौत की वजह तो नहीं बन रहे, कहीं हम किसी को ये वायरस मुंतकिल करने का सबब तो नहीं बन रहे।
और कोरोना वायरस की जो पहली लहर है, आपको याद होगा उसमें ताजिरों ने हुकूमत का बहुत साथ दिया था जितना वो दे सकते थे। अब एक बार फिर हमें हुकूमती इक़दामात के साथ खड़े होने की मेरे ख्याल से अशद ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और एक दूसरे के साथ से ही हम इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकल सकते हैं। एक दूसरे का साथ हम सबको दरकार है बतौर माशरा। कारोबार हम SOPs पर अमल करते हुए भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा अगर कुछ माह, कुछ महीने चले सोच लें हम जल्दी कारोबारी मराकज़ बंद कर दें? ये कारोबार तो चलता रहेगा, चले चल रहा है ना, शुक्र है कि चल रहा है। अगर जल्दी बंद कर दिया जाए कारोबारी मराकज़, लेकिन चल तो रहे हैं, अगर उनको जल्दी बंद कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कारोबार चलता रहेगा, कभी फ़ायदा होता है, कभी नुकसान होता है। ये तो कारोबार का रूल है कि कभी फ़ायदा होता है, कभी नुकसान होता है। पैसा बाद में भी आ जाएगा, लेकिन खुदा ना ख्वास्ता अगर किसी की जान चली जाती है तो कौन वापस ला सकता है? हम सबको, मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, कि अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करना होगा। और हमारी जो लापरवाही है या हमारी गफलत पूरे माशरे को नुकसान पहुंचा सकती है। बात आप अपने जहन में हमेशा रखें। हमें इस वायरस को लेके हर वक्त कॉन्शियस रहना है कि कहीं हम इसको मुंतकिल तो नहीं कर रहे, कहीं हमारी वजह से कोई मुश्किल में ना आ जाए। खुदा ना ख्वास्ता अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है, बहुत से लोग इनमें सिम्टम्स नहीं आते, या आप समझ लें कि उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपके इर्द गिर्द बुज़ुर्ग लोग हैं, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होगा, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो प्लीज़ अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल भी रखिए। हमें इस वायरस के ख़िलाफ़ एक बार फिर मुत्तहिद होना है ताकि हम अपने आज को, अपने मुस्तकबिल को महफूज बना सकें। इसमें मैं बार बार अपने अल्फाज दोहरा रही हूँ कि हम सब की ज़िम्मेदारी है, सिर्फ एक की ज़िम्मेदारी नहीं है, हम सब की ज़िम्मेदारी है। हमें उन कुर्बानियों को भी नहीं भूलना चाहिए जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ दे रहे हैं, हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हमारे लिए अपनी ज़िंदगियां दांव पर लगा रहे हैं। इनके घर पे भी बच्चे हैं, इनके घर पे भी बुज़ुर्ग हैं, लेकिन आप देखें कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, वहाँ जाते हैं हॉस्पिटल में। हमें किसी भी बेहतियाती से पहले इनके बारे में सोचना होगा, इनकी कुर्बानियों के बारे में सोचना होगा, जो सेक्रीफाइस से करें उसके बारे में सोचना होगा। अभी जो कोरोना की दूसरी लहर है, इसके दौरान आपको पता है कि सिर्फ 5 दिन में मुल्क भर में 10 डॉक्टर्स कोरोना के बायस ज़िंदगी खो बैठे हैं और 3000 से ज़ायद तिब्बी रज़ाकारों ने खुद को करंतना कर ली है। अब पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा एक फहरिस्त है, उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि कोरोना से जान बहक होने वाले 10 में से 6 डॉक्टर्स महज एक ही रोज़ 29 नवंबर को कराची, लाहौर और मुल्तान में अपनी ज़िंदगियां हार गए। और गुज़िश्ता महीने नवंबर से शुरू होने वाली जो कोरोना की दूसरी लहर है, उससे अब तक मुल्क भर में 18 डॉक्टर्स ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। और रवां बरस 3 मार्च से अब तक मुल्क भर में कोरोना के बायस 154 मेडिकल ओहदेदार, 128 डॉक्टर्स और 26 पैरामेडिकल स्टाफ के अराकीन जहाँ बहक हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के डॉक्टर उसामा रियाज इस वबा से ज़िंदगी की बाजी हारने वाले पहले डॉक्टर और तिब्बी रज़ाकार थे। मेरे ख्याल से हमें अपने इन शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका आपके जहन में क्या आता है, सबसे दुरुस्त तरीका आपके जहन में क्या आता है? मेरे ख्याल से एहतियात, कि ये आपकी जानों के लिए इन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी, आपको बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। तो अब हमें एहतियात करनी चाहिए। हम कोरोना वायरस से बचाव के इक़दामात पर अमल करें, हम SOPs को फॉलो करें, हम अपना जो मुआशरत है उसको महदूद कर लें, हम ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, हम मास्क का बाकायदगी से इस्तेमाल करें, हम बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें, हम अपने आसपास के लोगों को भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन करें। हम कोरोना वायरस के फैलाव का ज़रिया ना बने। हम सब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हम सबको महसूस करना है और निभाना है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। DG ISPR ने गैर मुल्की वेब चैनल को एक अहम तरीन इंटरव्यू दी है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का इस इंटरव्यू में ये कहना था, डोजियर सामने आने के बाद पाकिस्तान का जो देरीना मौक़िफ़ है आलमी बिरादरी पर, वो साबित हुआ है और पाकिस्तान दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों जैसे जो इशूज़ हैं उन पर जो कुछ कहता रहा, जो भारत के खिलाफ डोजियर में सबूत सामने लाया, उन सबूतों को आलमी बिरादरी ने भी बहुत संजीदा ली है। DG ISPR ने यह भी बताया
कि भारत अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके सी पैक को निशाना बनाता है। भारत के पास दहशतगर्द हैं, वो सी पैक पर काम करने वाली चीनी अफरादी कुव्वत और मकामी लेबर को निशाना बनाता है, मगर इन खतरात के खिलाफ हमने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की हमेशा ही कोशिश रही है कि मकबूजा कश्मीर की जिदोजहद आज़ादी को नाम नेहाद पाकिस्तानी मुदाखलत से जोड़ दिया जाए। भारत दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर से हटाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ भी करता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और ऐसे ड्रामे रचाता है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जिया के मोहताज नहीं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जनरल साहब आपने भी सुना होगा ये इंटरव्यू DGISPR ने जो दिया, वो कहते हैं कि आलमी बिरादरी ने पाकिस्तान के जो भारत के खिलाफ सबूत हैं उनको संजीदगी से लिया है। अब क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आलमी प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान के साथ इस मामले पर इंसाफ करेंगे? देखिए, हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। एक तो ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है पहली दफ़ा इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से बड़े मेथोडिकली एक केस तैयार करके दुनिया को पेश किया है, जिसमें आप कोई शक की या किसमें झूठ की गुंजाइश नहीं थी। बिल्कुल जो पाकिस्तान ने डेट टाइम हर चीज़ सबूतों के साथ पेश कर दी है, अब दुनिया उसको झुटला नहीं सकती। और मसला ये है कि दुनिया भारत को क्यों साइड कर रही है, पाकिस्तान के साइड पे क्यों नहीं आ रही, वो कश्मीरियों का खून को नजर क्यों नहीं आ रहा। कश्मीरी जो मेरी बेटियां बहनें बच्चियां अपनी इज्जतें भी कुर्बान करें, उनको इस चीज पे असर क्यों नहीं हो रहा है इसका? उसकी वजह ये है कि जिस हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट टाइम जब यूएन जनरल असेंबली में खड़े होकर बात की थी कि आप अपनी तिजारत और अपने मालियाती फायदे बचाते बचाते आप दुनिया को इस जगह पे ले आएंगे जहां पर तो भाई आपको नजर आएगी सारी इसमें दुनिया एक्चुअली इस लिहाज से देख रही है। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान इसको अप्रोच कर रहा है, मेरा ख्याल है इसको अगर हम इसके ऊपर पैडल अप न रखें, इसको दबाई रखें और इंटरनेशनली जितने भी कैपिटल्स हैं, जितने भी बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, जितने भी बड़ी बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ भी हम पाकिस्तान ये केस लेके जा सकता है, पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, पाकिस्तान के सफारतकार जो रिटायर्ड लोग हैं उनको भी लें, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो समझदार लोग हैं, जो पाकिस्तान के जिनके दिल में दर्द भी है, मोहब्बत भी है, जो बात को समझते भी है, बात कर भी सकते हैं, ऐसे लोगों के वफूद पूरी दुनिया में फैल जाने चाहिए और जगह जगह जाकर, क्योंकि जब तक दुनिया की आम पब्लिक ओपिनियन खड़ी नहीं होगी, दुनिया की हुकूमतें जो हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो बरतानिया है, चाहे वो फ्रांस है, वो कभी पाकिस्तान के साइड पे आएंगे नहीं, क्योंकि उनके मफादात भारत के साथ जुड़े हुए हैं। उनको एक और खतरा जो है कि पाकिस्तान और चीन का जो इल्हाक है, जिस तरीके से पाकिस्तान, चीन, रूस इस खित्ते में अपना असर रसूख भी बढ़ रहा है, आपस में इनके ताल्लुकात भी बहुत दिन ब दिन और मजबूत होते जा रहे हैं, जिससे दुनिया की ताकतों का इस खित्ते से, खास तौर पे अमेरिका हो, जिसको मैं आमतौर पे कहता हूँ कि अमेरिका को आप इस तरीके से मत देखें, आम अमेरिकन को, जो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट हैं, जो जूइश ज़ायनिस्ट हैं, जो ब्राह्मण ज़ायनिस्ट हैं, इन तीनों के लिए ये इस वक्त उनके गर्दन पे छुरी रखी हुई है। अगर ये कामयाब हो जाता है, जैसा आपने सीपैक भी बताया, और जिस तरीके से पाकिस्तान का, चीन का, रूस का और अफगानिस्तान का ऊँट इंशाल्लाह वो भी किसी कल बैठता जा रहा है, तो लग यूँ रहा है कि ये खिता जिसमें पाकिस्तान वाक़या है, पाकिस्तान जिसमें पिवट है, ये दुनिया की तमाम जितने भी पावर इक्वेशन बनती जा रही है उन सब पे हावी होगा। ये चीज़ उनको पसंद नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को बार बार, एक बार नहीं, बार बार दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे और करते रहना चाहिए इसको। ठीक। अच्छा, उनका ये भी कहना था, आपने सुना होगा जनरल साहब, कि भारत अफगानिस्तान की जो सरजमीन है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और वज़ीर आज़म भी इस खदशे का इजहार कर चुके हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान अफगानिस्तान को भारत के हाथ में खेलने से आखिर कैसे रोक सकते हैं आपके मुताबिक? देखिए, पाकिस्तान ने अपनी जो थोड़ी सी कोताहियां थी, जिससे बहुत सारी स्पेस अफगानिस्तान में भारत को मिल गई थी, अब कुछ अरसे से पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान has clawed itself back in that space। अब पाकिस्तान की पोजीशन जो अफगानिस्तान के लिए है, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो तालिबान है, वो सब ये समझते हैं कि पाकिस्तान में ना तो अमन हो सकता है, ना ही वहाँ पे जो है या उनके जो उस मामलात हैं वो सकते हैं। पाकिस्तान अगर अपना पूरा केस साथ मिलकर बैठ के पाकिस्तान के बेहतर हो रहे हैं,
पाकिस्तान को भी प्राइम मिनिस्टर गए भी थे, ले जा कहा भी गया है। और ये अभी वहां पर दूसरी ताकतें मौजूद है, नेट मौजूद है, इन सबको भी बात करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के भी सब्र की एक लिमिट है। खेला है ना ये दुनिया में, इस पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा गेम खेली भी है, पाकिस्तान इसमें एक्सपर्ट भी है। पाकिस्तान ने सिर्फ दुनिया में अमन के लिए, इस खत्ते में खासतौर पर अमन के लिए पाकिस्तान ने कोई इक़दाम नहीं उठाए, वरना फिजा में आपको बता सकता हूँ कोई यकीन के साथ कि जिस दिन पाकिस्तान ने गलत उतार लिए उस दिन भारत को वो तकलीफ होगी कि ना सिर्फ अफगानिस्तान में से भागेगा बल्कि भारत के अंदर भी आग लगाई जा सकती है। लेकिन पाकिस्तान अभी अपने हार बांध के बैठा हुआ है, खास तौर पे क्योंकि इस खित्ते का अमन उनको बहुत ज्यादा पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी है, क्योंकि पाकिस्तान के तो खूब बड़े अज़ाइम है ही नहीं। पाकिस्तान तो सिर्फ ये चाहता है कि अमन से रहे, कश्मीरियों को उनका हक खुदरादियत दे दिया जाए और भारत के अंदर जिस तरीके से मुसलमान को जालिम ढाए जा रहे हैं वो बंद हो जाए। अगर ये चीजें हो जाती है तो पाकिस्तान को और तो चाहिए नहीं। हम तो भारत के किसी हिस्से में कब्जा करना नहीं चाहते, हम तो बड़ी ताकत बनने के हमें कभी कोई वो रहा ही नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि भारत अमन से रहे। उनके जो तकरीबन 1 अरब आबादी जो खुद गुरबत से नीचे चली गई अभी भी, पहले 30-40 करोड़ थे, अब गुज़श्ता तकरीबन साल से और भी उनकी जो इकोनॉमी है बहुत ज्यादा टैंक करके हुई है। तो पाकिस्तान तो चाहता है कि वो भी अमन से रहें, हम भी अमन से रहें, ताकि जी ठीक है। जनरल साहब, अब दुनिया पे ये भी वाज़ेह हो गया कि भारत स्पॉन्सर टेररिज्म में बाकायदा मुलव्विस है, तो ऐसे में जो भारत की तकरीबी कार्रवाइयाँ हैं उसकी वजह से क्या उसे ब्लैकलिस्ट किए जाने के इम्कानात भी आपको नजर आते हैं? देखिए जी, होना तो ये चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी तो उनके अपने जो भारतीय लोग, जो भारतीय दानिश्वर हैं, उन्होंने यहाँ तक तो किताबें शाया कर दी हैं कि जो बॉम्बे हुआ था ये आरएसएस ने कराया। वो हमारा ये क्या ये भी गुस्सा चढ़ जाता है कि हमारे 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर वो खामखा वो तौक हमारे गले में डाल के चले गए थे। अब तो उनके खुद लोगों ने कहना शुरू कर दिया है। एक्चुअली होना तो यही चाहिए कि भारत को ना सिर्फ ब्लैकलिस्ट किया जाए, बल्कि भारत की ये जो जितनी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही हैं, 6 कंपनी ऑलरेडी उनकी ब्लैकलिस्ट हो चुकी हुई हैं दाइश को सपोर्ट करने के लिए। अभी अमेरिकन थिंक टैंक्स ने भी ये बाकायदा कहना शुरू कर दिया है कि दाइश को इस खत्ते में भारत लेके आया है। अब अगर इसको ब्लैकलिस्ट नहीं होता तो फिर आपको दुनिया की जो दोगली पॉलिसी वो सामने आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान अगर कोशिश जारी रखे, चीन पाकिस्तान के साथ है, रूस भी इस बात को भी समझ रहा है और किसी हद तक मेरा ख्याल है ईरान भी पाकिस्तान का साथ देगा इसमें। और भी लेटेस्ट ये जो नाइजर में कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी है, जहाँ पे सऊदी अरब और दूसरे जो ममालिक थे पहले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अब खुल के पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़े हुए हैं, ये सब पाकिस्तान के साथ होंगे। तो भारत को ब्लैकलिस्ट होना चाहिए। अगर भारत ब्लैकलिस्ट नहीं होता तो वो इस पूरे खित्ते को नहीं सिर्फ दुनिया को भी आग के उसमें जंग की आग में झोंक देगा इसको। अच्छा, अब ये भी देखें, आपके मोदी सरकार के जो कश्मीरी मुजालिम है, कश्मीर में जो हो रहे नहते कश्मीरियों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है वो आपके सामने जनरल साहब, अब बाकायदा पूरी दुनिया के सामने जो मुजालिम है मोदी सरकार के दौर में खासतौर पर हमने देखे वो बाकायदा वाजे हो चुके हैं। क्या अब वक्त नहीं आ पहुंचा आपके मुताबिक कि कौम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनके मुताबिक मकबूजा कश्मीर को हक के खुदरादियत अब दे दिया जाए? अब किस बात का इंतजार है और कितने जुल्म मजीद देखना चाहते हैं और कितनी लाशें मजीद देखना चाहते हैं, कितना और मजीद खून देखना चाहते हैं जो बेहतर है वहाँ पे? देखिए, अगर तो पाकिस्तान सही तरीके से चल रहा होता तो शायद काफी हमारे मामलात अभी बेहतर हो चुके होते। बहरहाल अब भी देर नहीं है, क्योंकि कश्मीरियों की वकालत पाकिस्तान ही कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की अवाम, आमतौर पर पाकिस्तान की अफवाज, आमतौर पर पाकिस्तान की जो प्रेजेंट हुकूमत है ये इस चीज पर एक पेज पर है। अगर तो हमारी लीडरशिप पूरी कौम को इस पेज पर ले आती है और ये जो हमारी अपोजिशन है ये हर चीज के रंग में भंग डालने की कोशिश करती रहती है, इनको ये बात समझ आ जाए, दुनिया को ये यकीन हो जाए कि पाकिस्तान अब तैयार हो गया है इन मफादात की निगहदाश्त के लिए और आखिरी हद तक जाने को तैयार है, और अगर जरूरत पड़ी तो हद के पार भी जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि कश्मीरियों का खून इतनी देर बहता हुआ, मेरे बच्चे शहादत हासिल कर रहे हैं, मेरी बहनें बेटियां जो अपनी इज्जत कुर्बान कर रही है वहां पर। तो अब तो वक्त आ गया हुआ है, दुनिया को बार बार पाकिस्तान को दरवाजे खटखटाने, यूएन में जाना पड़ेगा, जितने भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जहां पर भी है, तो केस बड़ा स्ट्रॉन्ग अभी पाकिस्तान के पास है। अगर इसको हमने जाया कर दिया तो फिर
शायद तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, आखिरी सवाल, क्योंकि अब मेरे पास आखिरी 1 से 1.5 मिनट है, फिर मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। आप देख रहे हैं कि भारत की मईशत तबाह है और वहाँ पे कोरोना भी बेकाबू है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, और मोदी के खिलाफ आपने देखा होगा कि मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी हो रहा है, सिख बिरादरी के एहतजाज भी आपने देखे, किसानों के एहतजाज आप देख रहे हैं। अब ये जो मोदी की अपनी नाकामी है, इसको छुपाने के लिए हमने देखा कि जब भी नाकामी का उसको सामना करना पड़ता है या जब भी इलेक्शन सर पे होता है तो पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है, क्योंकि वहाँ की बहुत सी जनता ऐसी है जो शायद पढ़ी लिखी नहीं है, जो पाकिस्तान को जब ये किसी तरह टारगेट करते हैं तो वो इनको वोट दे देते हैं। वो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान को टारगेट करेगा वो इंडिया की तकदीर बदल देगा। ये उनकी गलत फहमी है। हम समझ सकते हैं आप, ये आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में दोबारा कुछ जाली सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ड्रामा रचाया जा सकता है भारत की जानिब से? देखिए जी, मुझे तो ये काफी हद तक यकीन है, क्योंकि भारत जिस तरीके से चीन के हाथों उसने जक उठाई है, अमरीकी तौर पे जिस तरीके से आपने कहा वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं। अब ये जो ब्राह्मण ज़ायनिस्ट की जो गेम थी आम भारतीय समझते जा रहे हैं, तो ये जो ब्राह्मण ज़ायनिस्ट इसको लेकर आए हैं मोदी को, उनके पास चारा और कोई नहीं है। आज आके पाकिस्तान के ऊपर उनका ख्याल ये है कि हम पाकिस्तान के ऊपर अगर चढ़ दौड़ेंगे तो शायद हमारे अवाम हमें माफ कर देगी। ये होने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी अब तैयार है। पाकिस्तान ना सिर्फ पूरी तरह तैयार है, बल्कि शायद ये कहना भी मैं समझता हूँ कि बजा होगा कि पाकिस्तान शायद इस मौके की तलाश में है कि भारत को जिस तरीके से पिछले साल हमने सबक सिखाया था, अब उससे ज्यादा इसके साथ किया जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जाना साहब आपके वक्त के लिए। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से आप मौजूद होंगे सदीक जान। वेलकम बैक नाज़रीन। हमेशा की तरह इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। सदीक, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सदीक, नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। अब एक बात तय है कि वो वतन वापस नहीं आ रहे हैं। अब हुकूमत के पास आपके मुताबिक उनको वापस लाने के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? देखें, हुकूमत के पास पहले भी कोई इतनी उम्मीद नहीं थी और अब भी तरीक़ाकार तो वही कानूनी रहेगा जिस तरह से कोशिश की जा रही थी, जैसे लेटर लिखा गया था, जैसे कानूनी चाराजोई की जा रही है। लेकिन कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ज़्यादा उनके वापसी के इम्कानात नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जिस बुनियाद पर वो वहाँ पर रह रहे हैं, जिस तरह की सपोर्ट वहाँ के इदारों को उनको हासिल है, और ऐसे माहौल में बहुत मुश्किल है उनको वापस लाना। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मेरे नज़दीक ये है कि कल हमने देखा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने सज़ा याफ्ता मुजरिम को एक मरतबा फिर इश्तिहारी करार दिया, क्योंकि इससे पहले वो एहतसाब अदालत से इश्तिहारी करार पा चुके थे। तो जब उन्होंने इश्तिहारी करार दिया तो उसके बाद मैंने देखा कुछ लोग ये एनालिसिस कर रहे थे कि ये मामूल की बात है, ये नॉर्मल सी बात है। ये ना तो नॉर्मल बात है ना मामूल की बात है। ये शरीफ ख़ानदान के लिए बहुत तशवीशनाक बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐसी अदालत जहाँ पर नवाज शरीफ की अपीलें पेंडिंग हैं, वहाँ से मुकम्मल प्रोसेस के बाद, कई समातों के बाद, तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद, तमाम मुतलका लोगों के इंटरव्यूज़ कहता हूँ, उनके बयानात रिकॉर्ड करने के बाद उनको इश्तिहारी करार दिया गया है। तो अब ये जो नून लीग सोचती थी ना कि 2023-24 में कुछ उन्होंने तौक़ात वाबस्ता की हुई थी जुडिशरी के कुछ लोगों से कि जब वो आम जगहों पे बैठे होंगे तो उस वक्त नवाज शरीफ के लिए बहुत माहौल साजगार होगा, वो आएंगे, उनके लिए नवाज शरीफ की वापसी के लिए बड़ा अच्छा एक माहौल बना दिया जाएगा। तो अब ऐसा मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। उसकी रीज़न ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन दोनों जजेस ने, आमिर फारूक साहब ने और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, कोई एक भी ऐसा पॉइंट इस सारे प्रोसेस में नहीं छोड़ा जिसका फ़ायदा लेकर, जिसको बुनियाद बनाकर सज़ा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने की कोशिश करें। और ये बात जो हम अपने प्रोग्राम में कई बार बता चुके हैं कि अब तो मज़ीद खुलकर सामने आ गया है कि नवाज शरीफ फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आना। ठीक है जी, चलिए हम आगे चलते हैं। चौधरी निसार का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? शहबाज शरीफ से जो मुलाकात है, इसके बाद ये कह सकते हैं हम सदीक के निसार की सियासत में एक नया मोड़ आएगा? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। ये भी जिस तरह पहले हमने स्टोरी डिस्कस की कि वहाँ पे तो ये कहा जा रहा है ना कि मामूल की बात है कि जो उनको इश्तिहारी करार दिया गया, हालांकि वो मामूल की बात नहीं है। यहाँ पे जो इसको बहुत एक्सक्लूसिव बनाया जा रहा है कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, पता नहीं चौधरी निसार क्या करने जा रहे हैं, पता नहीं शहबाज शरीफ क्या करने जा रहे हैं। तो कोई हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा मुझे नहीं लगता। बिल्कुल ठीक, उसकी रीजन ये है सही कि इस वक्त ठीक है शहबाज शरीफ की भी नून लीग में वही हैसियत है जो चौधरी निसार की इस वक्त है। यानी दोनों ऐसे समझे नून लीग में है ही नहीं,
क्योंकि इस वक्त नून लीग में है मरियम के पास, इख्तियार है मरियम के पास, कंट्रोल है मरियम के पास। नून लीग में वही होगा जो मरियम चाहेंगी। मरियम तो अपने चचा को मीटिंग्स में नहीं बैठने देती, मरियम तो अपने चचा को मुंह नहीं लगाती, मरियम तो अपने चचा को बात नहीं करने देती। बयानिया इस वक्त नवाज शरीफ को और मरियम का चल रहा है। तो जिस शहबाज शरीफ के अपने इख्तियार में बेचारे के कुछ नहीं है, वो चौधरी निसार को क्या देगा? और दूसरी बात यह है, लेकिन सटीक ये बात भी यहाँ अहमियत की हामिल है कि एक दूसरा पहलू भी इसका आप देख लीजिए कि मरियम की बेशक चलती है पार्टी में और आप बता रहे हैं कि अपने चचा को भी वो कोई खास घास नहीं डालती है, लेकिन बात ये कि बहुत से लोग ऐसे हैं अभी भी पार्टी में जो मरियम और उसके वालिद के बयानिए से बाकायदा इख्तिलाफ करते हैं और वो अंदर खाते बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह ये मरियम और वालिद मोहतरम के बयानिए से उनकी जान छूट जाए। ये बात आपकी 100% दुरुस्त है। मुतासिरीन मरियम जो हैं वो यही चाहते हैं कि मरियम साइड पर हों। और ये भी मैं आपको बता दूं, मुतासिरीन मरियम बड़ा अच्छा आपने ये टर्म यूज की। जी बिल्कुल, क्योंकि इस मुतासिरीन मरियम में जो सबसे पहला नाम है वो उनके अपने चाचा शहबाज शरीफ साहब का है और उनके कज़न हमजा शहबाज का है। सबसे ज़्यादा मुतासिरीन में से वो शामिल हैं, क्योंकि घर के लोगों को जिस तरह से उन्होंने साइडलाइन किया, तो ये तो मरियम को आप दाद दें कि उन्होंने किस ज़बरदस्त अंदाज से, जिस तरह वो हम कहते हैं ना कि मक्खन में से बाल निकालना, इसी तरह से मरियम ने कैसे बेहतरीन अंदाज से नून लीग में से बाप बेटे को निकाल के और साइड पे किया और खुद जो है वो पार्टी टेक ओवर कर ली। लेकिन ये जो आपने बात की, बात तो दुरुस्त है कि आपने तो कहा ना कि कुछ अफराद, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ जो नून लीग के लोगों से हमारी बात होती है, जाहिर है वो कैमरे पे जो भी कहें, स्क्रीन पे कुछ भी कहें, लेकिन बिहाइंड द कैमरा वो हमसे जब बात करते हैं वो ये कहते हैं कि जो इस वक्त बयानिया नून लीग में चल रहा है, अगर इस बयानिया के साथ दिलो जान के साथ कोई 4 लोग हैं ना, उसमें एक नवाज शरीफ है, एक मरियम है, एक परवेज रशीद है और एक शाकिर नवासी हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कोई भी दिलो जान से इस बयानी के साथ नहीं है। बाकी सब ये कहते हैं कि यार इनको साइड पे करो, इनके मुंह बंद करवाओ। ये तो कहते हैं ना कि इक्तदार तो दूर की बात है, इस बयानी के साथ तो हम इलेक्शन में नहीं जा सकते। मुझे बताएं पाकिस्तानी जो हैं, तो फिर सदीक कहाँ पॉइंट जो यहाँ पे रेज करना बनता है कि फिर मरियम जो है ना, मरियम जो अपनी कामयाबी समझ रही है कि शायद मरियम जो है उन्होंने पार्टी जो है, पार्टी पे बड़ी ग्रिप है उनकी और इस टाइम पे पार्टी मरियम के हाथों में है, चचा को भी साइडलाइन कर दिया, हमजा को भी साइडलाइन किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से फिर ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। आप दुरुस्त कह रही हैं। इसलिए अगर से 4-5 लोग इस बयानी का बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं तो फिर मुस्तकबिल करीब में मरियम को फिर सोचना चाहिए ना कि मुस्तकबिल करीब में फिर क्या होगा उसके साथ, उनके साथ। देखें, इस बयानी के साथ जो रहेगा उसके लिए इलेक्शन लड़ना भी मुश्किल होगा, क्योंकि देखें जो पाकिस्तानी है ना वो हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सलामती के ऊपर, हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान की सलामती के ऊपर, पाकिस्तान की सलमियत के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के वकार के ऊपर कोई चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की फौज से नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई दुश्मन के एजेंडे पे चल के पाकिस्तान की फौज को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो इस पर पाकिस्तानी नहीं इस चीज़ को के ऊपर कंप्रोमाइज कर सकते। तो इसलिए इस बयानी के साथ तो अगला इलेक्शन को नहीं लड़ सकेगा, चाहे जाए कि वो इक़्तिदार में आ जाए। तो ये आप देखेंगे कि ये वाकई आर्जी होगा और मुस्तकिल तौर पर ये चीज़ें नहीं चल सकेंगी। अच्छा, एक और अहम, ठीक है, एक और अहम सवाल मेरे ज़हन में कि चौधरी परवेज़ इलाही ने जो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, क्या ये मुलाकात सदीक शहबाज शरीफ से जो वालिदा की ताज़ियत है वहाँ तक महदूद थी या इसका भी कोई सियासी नतीजा निकलेगा? अंदर की कोई खबर इस मुलाकात के हवाले से भी आपके पास? देखिए, ये एक ताज़ियती मुलाकात थी। इसका पाकिस्तान की सियासत से, मौजूदा हुकूमत के हवाले से इसका कोई तल्लुक़ नहीं था। चौधरी बरादरान जो हैं उनका एक मिजाज रहा है कि वो अपने दुश्मनों को भी जब इस तरह की मुश्किल होती थी तो वो उनके पास या तकलीफ़ होती थी, कोई फौतगी होती थी, गमी खुशी तो वो उसमें शरीक होते हैं, खुशी में हो ना हो गमी में ज़रूर शरीक होते हैं, ये उनका मामूल है। ये मामूल की मुलाकात उसी ताज़ियती अंदाज में थी। हाँ, इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। आप देखें, अभी हम डिस्कस कर रहे थे 1 मिनट पहले कि नवाज शरीफ के बयानी के साथ उनका सगा भाई शहबाज शरीफ नहीं चल सकता, तो इस बयानी के साथ चौधरी बिरादरान कैसे जाके उनकी कश्ती में बैठ जाएंगे? नवाज शरीफ की कश्ती से तो पहले लोग उतर के और आ रहे हैं। हालत ये है कि जो नवाज शरीफ से के बेनिफिशरी थे वो सारे नवाज शरीफ को छोड़ते जा रहे हैं। तो चौधरी बिरादरान इस मौके के ऊपर, ये तो ऐसे ही है कि कोई खुद कुछ जैकेट पहनकर खड़ा हो और आप जाके उसको गले लगा लें। कोई बेवकूफ़ी होगा जो ये काम करेगा कि जाके खुद कुछ हमलावर को गले लगा ले कि वो भी उसके साथ बर्बाद हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई बेवकूफ़ होगा। सदीक, एक आखिरी मिनट है मेरे पास, एक अहम सवाल रह ना जाए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सिर्फ नवाज शरीफ का दिफा करूंगा, किसी और का दिफा करने के लिए नहीं हूँ। अब ये किसी और से मुराद उनकी क्या है? मरियम, हसन और हुसैन तो नहीं है? यानी अभी आपने एक टर्म यूज़ की थी मुतासिरीन मरियम, उन मुतासिरीन मरियम में कहीं ख्वाजा आसिफ भी तो नहीं आ गए? देखें, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं ये भी असल में शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं। इनका बयानिया भी शहबाज शरीफ वाला है। टीवी पे जो मर्जी ये कहते रहें,
लेकिन ये जब टीवी पे आके और इन्होंने कुछ इदारों के या कुछ शख्सियात के खिलाफ जब बात करनी होती है तो बहुत सारी जगहों पे ये पहले मैसेज कर देते हैं कि जी आज मैं फलां प्रोग्राम में जा रहा हूँ और मैं बात करूँगा, लेकिन वो हिकमत का तकाजा यही है कि अभी मैं ये बात करूँ, वरना मैं आपका खादिम, मैं आपका नौकर, मेरी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर। तो वो भी बेसिकली शबाश के बयानी के साथ है, वो मरीम के साथ नहीं है, लेकिन वो मजबूरन ऐसी बातें टीवी पे अगर उनके बयानी के हक में भी करते हैं तो करते हैं। ये जो उन्होंने बात की है इसका इशारा उनका मरीम की तरफ हो सकता है कि मैं मरीम का दिफा नहीं करूँगा या जो ये बयानी है इसका दिफा नहीं करूँगा। मेरा ख्याल है कि वो भी दिल से, बल्कि ख्याल नहीं है बल्कि इन्फॉर्मेशन भी है कि वो दिल से इस बयानी के साथ नहीं है जो मरीम और नवाज शरीफ का बयानी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।